हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन युग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को आप रटकर मत याद करिए। आप उसको कहानी की तरह पढ़िए। कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप कभी भी जब एग्जाम दे रहे होंगे और कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आपके सामने आ जाता है तो तुरंत आपको याद आएगा कि हाँ, हमने ये कहीं पढ़ा है। तो कहानी की तरह पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो मध्यकालीन युग जो है, इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में कवर किया है। उसके बाद हम अब मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन युग को छठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। कौन सी शताब्दी से? छठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। तो इस काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक मध्यकालीन काल, दूसरा उत्तर मध्यकालीन काल। तो जो प्रारंभिक मध्यकालीन काल है उसकी समय सीमा है 600 से 1200 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल जो है उसकी सीमा है 1200 से 1750 ईस्वी तक। इस वीडियो में हम एक तरह से, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके हर टॉपिक के बारे में मैं अलग से वीडियो दूंगी जिसमें आप और अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में, जिसकी समय सीमा है 650 से 1200 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत शुरू होने के बीच भारतवर्ष कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि कई साम्राज्यों ने इसे पुनर्गठित करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं कर पाए। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष और भारत पर मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत रहा। इसी काल में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो जो प्रारंभिक मध्यकाल के प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ पहले, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। देखते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रकूट राजवंश। यह कन्नड़ शाही राजवंश 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करता था। इसी दौर में क्या था? एलोरा महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। फिर आता है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। उसके बाद आते हैं पूर्वी चालुक्य। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक एक दक्षिण भारतीय तेलुगु राजवंश जिसका राज्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित था, जिसको वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पल्लव राजवंश कांचीपुरम में केंद्रित 6वीं से 9वीं शताब्दियों तक तेलुगु और कुछ तमिल क्षेत्रों के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। पाल राजवंश बंगाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के अंतिम प्रमुख बौद्ध शासक थे। 9वीं शताब्दी में अधिकांश उत्तर भारत में इनका नियंत्रण था। फिर आते हैं चोल राजवंश। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो तमिलनाडु से शासन करता था। अपनी स्वर्णकाल पर इसने अपने शासन को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों तक विस्तारित किया था। फिर आते हैं पश्चिमी चालुक्य। प्रतीक्षा चालुक्य पश्चिमी भारत का राजवंश था जिसने 216 वर्ष तक राज किया था। तो देखिए, जो पूर्वी चालुक्य और पल्लव राजवंश, पाल राजवंश, चोल, ये सब जो है ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर आप इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ पाएंगे। फिर आता है कलचुरी राजवंश। इस वंश की शुरुआत राजा ईश्वर सेन ने, यानी कि ईश्वर सेन जो थे राजा, उनका दूसरा नाम क्या था? महाक्षत्रप ईश्वर दत्त ने की थी। कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन उर्फ महाक्षत्रप ईश्वर दत्त ने। कलचुरी नाम से भारत में दो राजवंश थे, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में जिसे चेदी है या फिर उत्तरी कलचुरी कहा जाता है, तथा दूसरा दक्षिणी कलचुरी। कौन कौन से हुए? पश्चिमी और दक्षिणी, जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र पर राज्य किया। उसके बाद आता है पश्चिम गंग वंश। पश्चिम गंग वंश प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। यह प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। इस वंश ने 350 से 550 ईस्वी तक सार्वभौम राज्य किया था।
इनकी राजधानी पहले कोलार रही है, जो बाद में तालकांड स्थानांतरित हो गई। उसके बाद आते हैं पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश ने कलिंग को राजधानी बनाया। इनका शासन 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा। उनकी राजधानी का नाम क्या था? कलिंग नगर था। पूर्वी गंग वंश के शासक कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन का ये देखिए आंसर आपको पता चलता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसके शासन में बना था? पूर्वी गंग वंश के शासन में। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक मध्यकाल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है होयसल राजवंश। यह दक्षिणी भारत का एक राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। इनकी राजधानी पहले कहां पर थी? बेलूर में थी, बाद में स्थानांतरित होकर हालेबिदु हो गई। फिर आता है सेन राजवंश। सेन राजवंश ने 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस वंश का मूल स्थान कहां था? कर्नाटक। इस काल में कई मंदिर बने। धारणा है बल्लाल सेन ने ढाकेश्वरी मंदिर बनवाया। कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के पंचरत्न थे। फिर आता है परमार राजवंश। परमार या पवार मध्यकालीन भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। मूल शब्द परमार के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग अपभ्रंश हैं, जैसे पोवार, पवार, पवार, पवार और परमार। फिर आते हैं अरब और तुर्की जो आक्रमण हुए हैं भारत पर, वो शुरू होते हैं। यही जो वो समय था जब पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो भारत पर हुआ था। और जो उनमें सबसे पहले कौन सा था? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के बारे में देखते हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पहला सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एग्जाम में आ जाए कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। अरब आक्रमण के कारण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना भारत पर। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फिर हुए हैं तुर्की आक्रमण। अरबों के बाद तुर्कों ने एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए भारत पर आक्रमण किया, जिनमें से कौन था? महमूद गजनी, यानी कि महमूद गजनवी। गजनी के शासक प्रीतिगीन के शासनकाल यानी कि 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनी जो था वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने भारत पर एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। ये 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी गौर द्वारा लड़ाई गए प्रमुख युद्ध तराइन का युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। तो देखिए कई क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में और द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हुआ। अभी तो हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे मैं इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है उत्तर मध्यकालीन काल। इसकी समय सीमा रही है 1200 से 1750 ईस्वी। मध्ययुगीन भारत में कई राज्यों और राजवंशों ने सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा की। जहां इन राजाओं ने कला, वास्तुकला और धर्म को प्रायोजित किया, वहीं उन्होंने खूनी युद्ध भी छेड़े। शक्ति का यह संतुलन उत्तर पश्चिम से अरब और तुर्कों के आक्रमणों के साथ बदल गया, जो पूरे भारत में फिर फैलते गए। भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम राजनीति में पहली दिल्ली सल्तनत थी, जो कई सदियों तक चली। उत्तर में मुसलमानों और दक्षिण के हिंदू राज्यों द्वारा चुनौती दी गई, जिनमें से सबसे बड़ा जल्द ही विजयनगर राजवंश की स्थापना हुई। तो जो दिल्ली की सल्तनत थी हमारी, उस पर 5 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें बहुत सारे शासक रहे हैं जो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ये कब से कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक।
इस वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। ये कहाँ? दिल्ली में स्थित है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी। दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। कौन कौन से? दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। कवेट उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। इसके बारे में भी जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कवेट उल इस्लाम है ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी जिसका निर्माण भारत में हुआ। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन शाह का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गौरी की याद में बनवाया था। यह मकबरा भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। तो देखिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें पता चलती है कि प्रथम मकबरा कौन सा था? नसीरुद्दीन का मकबरा। ये इल्तुतमिश ने सुल्तान गौरी की याद में बनवाया था और ये प्रथम मस्जिद थी जो भारत में पहली मस्जिद बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है खिलजी वंश। ये जो है 1290 और 1320 के बीच में रहा है। ये टॉपिक जो पूरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में काफी अच्छा भी लगता है। तो देखिए, खिलजी वंश जो है इसकी समय सीमा रही है 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम राजवंश 1206 से 1290 के पतन के बाद खिलजी राजवंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। खिलजी वंश का दूसरा व प्रमुख शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकमुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन ने अपने शासन के दौरान हिंदुओं पर भूमि कर, चारगाह कर, चुनाव कर व घर कर आदि को लागू किया था। अलाउद्दीन के राज्य में अमीर खुसरो और अमीर हसन को आश्रय मिला था। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 तक रहा है। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन रहा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक, जो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा। इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 ईस्वी में जुना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी हासिल की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद जो सबसे विवादास्पद कदम उठाया था वह था राजधानी को दिल्ली से देवगिर यानी कि दौलताबाद में स्थानांतरित किया। जो राजधानी दिल्ली थी उसको देवगिर दौलताबाद में स्थानांतरित किया। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने चांदी के सिक्के टंका के स्थान पर तांबे के सिक्के जीतल चलाया और आदेश दिया कि इसे टंका के समतुल्य स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? टंका, और तांबे के सिक्के उनको जीतल। फिर आता है सैयद वंश। ये रहा है 1414 ईस्वी से 1451 तक। सैयद वंश अथवा सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला चौथा वंश था। इस राजवंश की स्थापना 1414 में खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने। तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे दिल्ली सल्तनत की ताकत कमजोर पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुआ और कई वर्षों तक राज किया, लेकिन उसके निधन के बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा सैयद वंश का अंत करके लोदी वंश की स्थापना हुई। खिज्र खान भले ही सैयद वंश का संस्थापक था, लेकिन उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट था, जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो। रैयत-ए-आला का अर्थ है जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो। फिर आता है लोदी वंश। लोदी राजवंश एक अफगान वंश था और भारत में दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो था
लोधी राजवंश। ये 1451 से 1526 तक रहा है। इसके बाद मुगलों का राज शुरू हो गया था। लोधी वंश के संस्थापक की स्थापना बाहुल लोधी ने की थी। इब्राहिम, सिकंदर और बहलोल लोधी इस वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन थे? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी। इसकी स्थापना की थी बाहुल लोधी ने। लोधी वंश को अफगानों की गिलजई कबीले की शाखा शाहो खेल कुटुंब से संबंधित माना जाता है। लोधी वंश को पश्तून वंश के नाम से भी जाना जाता था। कौन से वंश के नाम से? पश्तून वंश के नाम से। मुद्रा व्यवस्था में अपना योगदान देते हुए बहलोल लोधी ने 1/4 टके के बराबर बहलोली नामक चांदी के सिक्कों को चलन में चलवाया था। उसके बाद स्थापना हुई विजयनगर साम्राज्य की। उत्तर में मुसलमानों को दक्षिण के हिंदू राज्यों द्वारा चुनौती दी गई, जिनमें से सबसे बड़ा जल्द ही विजयनगर राजवंश का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। यह उस समय भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कैद किए जाने के बाद हरिहर तथा बुक्का ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैद किए जाने के बाद इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, पर उन्होंने विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में वापस हिंदू धर्म अपना लिया। उस समय विजयनगर के शत्रुओं में बहमनी, अहमदनगर, होयसल, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य थे। विजयनगर जो साम्राज्य था उस पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए उनके बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। संगम राजवंश, सुलभ राजवंश, तुलुभ राजवंश, अराविदु राजवंश। तो जो संगम राजवंश है यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश जो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। सुलभ राजवंश जो है वो सुलभ नरसिंह सुलभ राजवंश के पहले राजा थे, जिन्होंने 1486 से 1489 तक शासन किया। और तुलुभ राजवंश जो है, तुलुभ राजवंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। तुलुभ राजवंश का सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा कौन था? कृष्णदेव राय, जिनका नाम आपने सुना होगा। ये तुलुभ राजवंश के थे। अराविदु राजवंश, इस राजवंश स्थापक त्रिमूलदेव राय थे। इसकी स्थापना किसने की थी? त्रिमूलदेव राय ने। अराविदु राजवंश के परिवार के लोग अपना उपनाम अत्रेय रखते थे, मतलब जो सरनेम होता है वो अत्रेय रखते थे। फिर इसके बाद हुए हैं मुगल आक्रमण और मुगल साम्राज्य का उदय। अफगानिस्तान में मुगल आक्रमणों की शुरुआत 1504 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर नामक चगताई तुर्की सरदार के साथ हुई। बाबर कौन था? चगताई तुर्की सरदार। बाबर ने 1504 में काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। किसने? बाबर ने। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर का युद्ध जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। मुगल साम्राज्य की इस्लामी था जो 1526 में शुरू हुआ और 1857 तक बचा रहा, जब तक ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। यानी कि जो मुगल साम्राज्य है वो 1526 से 1857 तक चला है। इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।